हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एडुकेट एकेडमी बाय मनदीप मैम पर। मैं हरलीन कौर आज आपके साथ मिलकर JSSB इंग्लिश के प्रीवियस MCQs को कवर करने वाली हूँ। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज चूज द वर्ड दैट इज अपोजिट इन द मीनिंग ऑफ द वर्ड टिट्यूलर। टिट्यूलर का आपको यहाँ पर ऑपोजिट वर्ड बताना है। सबसे पहले तो आपको इसका मतलब पता होना चाहिए ऑपोजिट बताने के लिए। तो टिट्यूलर वो अथॉरिटी या पावर होती है जो सिर्फ नाम की ही होती है। एग्जाम्पल के लिए आप समझ सकते हो, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होते हैं उनके पास मोस्टली सेरेमोनिकल पावर्स होती हैं, है ना। लेकिन जो रियल पावर्स होती हैं वो प्राइम मिनिस्टर के पास होती हैं और कैबिनेट के पास होती है। ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है कि प्रेसिडेंट के पास टिट्यूलर पावर्स होती है। ठीक है, तो टिट्यूलर का मतलब आई होप आपको समझ आ गया होगा, विच इज नाम की ताकत या नाम की पावर। ओके, तो देखिए अब इसका ऑपोजिट देखते हैं। क्या इसका ऑपोजिट रियल है? देखो, रियल तो वो चीज होती है जो एक्चुअली एग्जिस्ट करती है। नेक्स्ट इज स्पीशियस। स्पीशियस का मतलब होता है जो रियल होता है, यानी जो सच होता है लेकिन वो लगता नहीं है। लेकिन दोस्तों ये तो ऑपोजिट नहीं हुआ है, तो सिमिलर हो गया उसका, है ना। कॉस्मेटिक तो आपको पता ही है कि आर्टिफिशियल ब्यूटी होती है कॉस्मेटिक, तो ये भी ऑपोजिट नहीं हुआ इसका। लास्ट है हमारा ऑस्टेंसिव। ऑस्टेंसिव होता है जो दिखाई तो दे रहा है लेकिन रियलिटी में नहीं होता, तो ये भी ऑपोजिट नहीं हुआ। कॉस्मेटिक भी ऑपोजिट नहीं है टिट्यूलर का, स्पीशियस भी नहीं है। हाँ, रियल हो सकता है, क्योंकि रियल क्या होता है जो रियल में एग्जिस्ट करता हो, तो ये इसका ऑपोजिट हो गया। टिट्यूलर हो गया जो रियल ना हो, और इसका ऑपोजिट बनेगा रियल जो रियल हो। ओके, तो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ सेंटेंस हैज बीन गिवन विद अ ब्लैंक टू बी फिल्ड विद एन एप्रोप्रिएट वर्ड। ओके, आपको फिलिंग द ब्लैंक करना है, लेकिन आपको ऐसा वर्ड यहाँ पे यूज करना है जो कि इस सेंटेंस को कंप्लीट करे। चलिए ऑप्शंस देखते हैं, नीचे से देखते हैं। शुड आई गो टू द प्लेस, क्या इसमें शुड आना चाहिए? इस क्वेश्चन का आंसर करने से पहले हमें ये बात समझनी होगी कि यहाँ पे एक ऐसा वर्ड आना चाहिए जो किसी चीज की परमिशन को या फिर पॉसिबिलिटी को शो करे। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसा वर्ड यहाँ पे यूज करना है आपको जो परमिशन या फिर पॉसिबिलिटी को शो करे। शुड आई गो टू द प्लेस ये होना चाहिए, लेकिन देखो शुड आई गो टू द प्लेस होगा ना तो ये अनमीनिंगफुल सेंटेंस बनेगा, क्योंकि शुड जो होता है वो सजेशन और एडवाइस के लिए ही यूज होता है, ये परमिशन के लिए यूज नहीं होता, तो ये ऑब्वियसली हमारा आंसर रॉन्ग है। नेक्स्ट देखो, हैव हैव आई गो टू द प्लेस होना चाहिए क्या इसको? लेकिन आप याद रखो, जब भी हैव आता है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज होता है, जो किसी भी एक्शन के हो जाने के बाद ही वर्ड को शो करता है। और वैसे भी गो के साथ हैव डायरेक्टली कभी भी नहीं लगेगा। ओके, नेक्स्ट देखो, मे आई गो टू द प्लेस। देखो हाँ, ये आंसर सही है, क्योंकि देखो मे जो होता है ना वो किसी भी चीज की परमिशन लेने के लिए यूज किया जाता है, कि ये जो वर्ड है मे ये ज्यादा सोफिस्टिकेटेड वर्ड है इन टर्म्स ऑफ ग्रामर, तो ये इसका आंसर सी पार्ट होगा, मे आई गो टू द प्लेस। ओके, विल जो होगा ये फ्यूचर पॉसिबिलिटी को शो करता है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट इज द सेमिनार वॉज अ डैश बिकॉज द मेंबर्स डिड नॉट लर्न एनीथिंग। सेमिनार जो था वो क्या था जिसकी वजह से किसी भी मेंबर ने कुछ भी नहीं सीखा। अब बताओ यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक में क्या सही आंसर आएगा? ऑप्शन नंबर ए डिस्कनेक्ट, डिसअपॉइंटमेंट, डिसैटिस्फैक्शन और रिग्रेट। चलो एक एक करके इनको देखते हैं। देखो, डिस्कनेक्ट जो होता है ना ये असंतोष दिखाता है। जब भी किसी चीज जब भी किसी पर्सन को कोई चीज पसंद नहीं आती या वो हैप्पी फील नहीं करता, है ना, तो उसको डिसैटिस्फैक्शन जैसी फीलिंग होती है। लेकिन 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 डिसकॉन्टेंट ये जो वर्ड है ना, कि रिबिलियन रिबिलियन या फिर कंप्लेंट वाला सेंस से क्या करते हैं, शो करते हैं, तो इसलिए ये इसका आंसर करेक्ट नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं डिसअपॉइंटमेंट। डिसअपॉइंटमेंट में भी हो सकता है, क्योंकि डिसअपॉइंटमेंट का मतलब ही क्या होता है, निराशा होता है। हमारा जब भी किसी की एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती तो उन्हें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, फ्रस्ट्रेशन फील करते हैं वो, तो इट माइट बी ये करेक्ट हो सकता है। बट फिर भी आगे देख लेते हैं एक बार। डिससेटिस्फैक्शन। ओके, देखो डिससेटिस्फैक्शन होती है असंतुष्टि, है ना, हिंदी में हम कहते हैं ऐसे। जब भी हमें सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती तो हमें लगता है कि कुछ ना कुछ कमी रह गई है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि डिससेटिस्फैक्शन भी एक ऑप्शन देख लेते हैं इसका। इन दोनों में से कोई एक आंसर मुझे लग रहा होगा। नेक्स्ट है रीग्रेट, यानी कि पछतावा होना। जब भी हमें किसी चीज को याद करके बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील हो, अनहैप्पी फील हो, तो हम कह सकते हैं दैट की वो रिग्रेट होगा। डिसकंटेंट एंड रिग्रेट तो हमारे ऑप्शन से कट जाते हैं। अब देखते हैं डिसअपॉइंटमेंट एंड डिससेटिस्फैक्शन में से क्या सही बैठता है। द सेमिनार वॉज अ डिसअपॉइंटमेंट बिकॉज द मेंबर्स डिड नॉट लर्न एनीथिंग, और द सेमिनार वॉज अ डिससेटिस्फैक्शन बिकॉज द मेंबर्स डिड नॉट लर्न एनीथिंग। तो दोस्तों पढ़ने से समझ आता है ऑप्शन नंबर 20 का डिसअपॉइंटमेंट करेक्ट होगा। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में देख रहे हैं कि यहाँ पे हमें एक ईडियम दे रखी है, बी ऑन अ ब्रेड लाइन। इसका मतलब क्या होता है, हमें इसका ऑल्टरनेटिव बताना है। ठीक है, इसको इस ईडियम को जस्टिफाई करने वाला करेक्ट ऑप्शन देखते हैं कौन सा है। देखो सबसे पहले आप यहाँ पे देखो, बी ऑन द
ब्रेड लाइन का मतलब क्या होता है? ब्रेड मतलब होता है खाना, लाइन मतलब कि खाने की लाइन में लगना। तो आप खुद सोचिए ब्रेड लाइन जो होगा ये ऑब्वियसली पॉवर्टी से जुड़ी हुई बात है, ठीक है, यानी कि पॉवर्टी से जुड़ी इडियम है। बी ऑन अ ब्रेड लाइन का मतलब हो गया इन शॉर्ट लैंग्वेज में बहुत ज्यादा गरीब होना, इतना गरीब होना कि खाने के लिए भी मुश्किल हो। सो फर्स्ट ऑप्शन देखो, टू स्टैंड इन अ लाइन फॉर हैंड्स आउट, यानी कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से या गवर्नमेंट से खाना लेने के लिए लाइन में लगना। तो ये बिल्कुल ऑल्टरनेटिव नहीं होता हमारे ब्रेड लाइन वाले ईडियम का। नेक्स्ट देखिए, अ वेलफेयर स्टेट, ये जो ईडियम है ये तब यूज होती है जब जब किसी कंट्री के अंदर गरीबों की यानी कि पुअर लोगों की हेल्प की जाती है। तो ये भी बिल्कुल सही ऑप्शन नहीं बैठता। अब डी पार्ट देखो, टू टेक अ फ्रेश बैच ऑफ ब्रेड, यानी कि मतलब है इसका एक लिटरल मतलब होता है, इसका ईडियम से ना कोई रिलेशन नहीं है, ओके। तो इसलिए इसको मैं कंसीडर ही नहीं करती। तो हमारा सी ऑप्शन जो है विच इज टू बी वेरी पुअर, यानी कि बहुत 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 गरीब होना। तो ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन बैठता है हमारे ऑप्शन हमारे ईडियम का। तो ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन बैठता है हमारी ईडियम का, बी ऑन द ब्रेड लाइन, यानी कि बहुत गरीब होना। उसका आंसर क्या बनता है? उसका ऑल्टरनेटिव बनेगा टू बी वेरी पुअर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फाइंड द पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस दैट हैज एन एरर इन इट, इफ देयर इज नो एरर चूज नो एरर, ओके। अब आपको यहाँ पे एक कह सकते हो एक लाइन दे रखी है, एक सेंटेंस दे रखा है, इसमें आपको एरर वाला पार्ट बताना है। ए बी सी डी है ना, चार ऑप्शन आपके सामने, इनमें से कौन सा एरर वाला है? दिस साइकिल इज द मोस्ट यूनिक थिंग आई हैव एवर सीन। देखो खुद सोचो, दिस साइकिल इज द, बिल्कुल ठीक है ये सेंटेंस, ओके ये पार्ट ठीक है। मोस्ट यूनिक थिंग, देखो जब यूनिक को लगा दिया इन्होंने, यूनिक का मतलब ये होता है कि खुद में बहुत ज्यादा डिफरेंट होना, है ना, अलग हटके होना। तो जब भी यूनिक लगता है इसके साथ मोस्ट या फिर मोर लगाने की जरूरत हमें नहीं होती है। तो ये जो मोस्ट और मोर ने इस पूरे पार्ट को गलत कर दिया, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होता है, क्योंकि मोर यूनिक या मोस्ट यूनिक नहीं होता, सिर्फ यूनिक होता है। अभी आगे पढ़ लेते हैं। आई हैव एवर सीन, ठीक है, देखो बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है। दिस साइकिल इज द यूनिक थिंग आई हैव एवर सीन, दिस it would be the right sentence. So option number A is the correct answer. Select the most appropriate option to substitute the underlined segment in the given sentence. If no substitution is required, select no improvement as your answer. Okay. आपको ये जो अंडरलाइन सेंटेंस दिख रहा है, आपको क्या करना है, आपको उसका करेक्ट वर्जन बताना है कि इसकी जगह हमें क्या लिखना चाहिए, जिसकी वजह से हमारा आंसर सही होगा। कोई इंप्रूवमेंट नहीं करनी तो आप नो इंप्रूवमेंट भी क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या होता है। सेंटेंस देखिए, डिस्पाइट ऑफ बीइंग ट्राइड देयर बेस्ट दे वर नॉट एबल टू रीच द गोल। अब इस सेंटेंस को पढ़ने से तो हमें लग रहा है कि ये सही है, लेकिन ये क्या वाकई में सही है? अब देखते हैं क्या होता है। देखो फर्स्ट ऑप्शन देखो, डिस्पाइट ऑफ हिज बेस्ट। देखो डिस्पाइट जो होता है ना, डिस्पाइट ही गलत होगा, क्योंकि डिस्पाइट के साथ ना कभी भी ऑफ नहीं लगता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, नो इम्प्रूवमेंट, नहीं ये भी गलत है, क्योंकि डिस्पाइट बीइंग ट्राइड देयर बेस्ट जो है यह करेक्ट सेंटेंस नहीं है ग्रामेटिकली, ये भी रॉन्ग है। नेक्स्ट, इसलिए इंप्रूवमेंट की जरूरत तो है सेंटेंस को, ओके। सी पार्ट देखो, डिस्पाइट ट्राइंग देयर बेस्ट, ये सही आंसर है। क्यों? क्योंकि आप खुद सोचो, ऑप्शन सी है डिस्पाइट ट्राइंग देयर बेस्ट, यानी कि अच्छा करने की बजाय, अपना अपना बेस्ट देने की बजाय वो कोई भी अपने गोल की तरफ नहीं बढ़ सकता। तो ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होता है। नेक्स्ट इज चूज द वर्ड दैट कैन बी सब्सटीट्यूट द गिवन सेंटेंस, ओके। तो आपको एक वर्ड चूज करना है जो कि सब्सटीट्यूट करेगा आपके सेंटेंस को। बट सेंटेंस देख लेते क्या है, अ क्लोज मीटिंग ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल्स बिलोंगिंग टू द सेम पॉलिटिकल पार्टी। आपको बताना है कि सेम पॉलिटिकल पार्टी, कौन सा वर्ड सही बैठेगा, ठीक है। नीचे स्टार्ट करते हैं। कोटारी, देखो जो कोटारी जो होता है ना, ये एक छोटा या फिर कह सकते हो कुछ खास लोगों का ग्रुप होता है जो कि एक जैसी थिंकिंग रखते हैं आपस में, ठीक है। तो ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमने पॉलिटिकल पार्टी वाला ग्रुप बताना है, तो इसको मैं कट कर रही हूँ बिकॉज इट्स नॉट राइट। नेक्स्ट इज सी पार्ट विच इज ब्रेज। देखो ब्रेज जो होता है ना, वो दो चीजों या दो लोगों का ग्रुप हो सकता है, कह सकते हो आप ब्रेज ऑफ अ पिजन, ठीक है, कबूतरों का जोड़ा। तो ये भी नहीं बनेगा, क्योंकि ये भी पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट है क्लिग, देखो ये जो वर्ड है इसका मतलब होता है छोटा सा वो ग्रुप जो किसी और को अपने ग्रुप में शामिल नहीं करता। एग्जाम्पल के लिए स्कूल के बच्चे जो होते हैं अपना ग्रुप बना के रखते हैं और किसी भी सेकंड अदर पर्सन को अपने ग्रुप में शामिल नहीं करते अनटिल अनलेस वो उनके फ्रेंड्स ना हो। तो ऑप्शन नंबर बी भी हमारे आंसर से कट जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है विच इज कैकर्स, ये बिल्कुल करेक्ट वर्ड है, क्योंकि ये वर्ड जो होता है वो पॉलिटिकल पार्टीज को दिखाने के लिए, उनके ग्रुप को शो करने के लिए यूज किया जाता है, ओके। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एरर फाइंडिंग है, आपको बताना है कि कौन से सेंटेंस में कौन से पार्ट में एरर है। चलो पढ़ लेते हैं सेंटेंस। द गवर्नमेंट मस्ट इन्वेस्ट डायरेक्टली इन
assorted projects that will crowd in private investment या फिर नो एरर। बताइए गलती कहाँ पर है, सोचिए, या नहीं भी की गई तो नो एरर बताइए, बट बताइए क्या इसका राइट आंसर होगा। फर्स्ट पार्ट देखो, द गवर्नमेंट मस्ट इन्वेस्ट डायरेक्टली, गवर्नमेंट को डायरेक्टली इन्वेस्ट करना चाहिए इन असॉर्टेड प्रोजेक्ट्स दैट, कुछ असॉर्टेड प्रोजेक्ट्स में जो कि विल क्राउड इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, जो कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को ज्यादा बूस्ट करेगी। तो देखो दोस्तों, क्राउड इन जो वर्ड है ना यहाँ पे, ये बिल्कुल गलत गलत वर्ड है, क्योंकि इसका ना इस्तेमाल सही से नहीं हुआ। क्राउड इन की जगह अगर आपको इन्वेस्टमेंट बढ़ानी है तो उसकी जगह अट्रैक्ट या बूस्ट जैसे वर्ड्स का यूज करना चाहिए था, है ना। तो इसलिए ये बिल्कुल गलत वर्ड होगा। आपको ये बात भी ध्यान रखनी चाहिए कि इस पे सही फ्रेज का यूज नहीं किया गया। अट्रैक्ट होना चाहिए था, इट विल अट्रैक्ट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, ओके, नॉट क्राउड इन। क्राउड इन जो होती है इकोनॉमिक की टर्म है, या जिसने इकोनॉमिक्स ली होगी उसको पता होगा। सो इसीलिए आंसर नंबर ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इसमें अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है कि जो अंडरलाइन सेंटेंस है इसमें क्या गलत है क्या नहीं है। अगर कुछ गलत है तो आपको बताना है कि कौन सा वाला करेक्ट ऑप्शन है। अगर बिल्कुल सब कुछ ठीक है तो उसमें नो इम्प्रूवमेंट आएगा। चलिए पढ़ते हैं। इफ ही हैज बिगेन अर्लियर ही माइट हैड सक्सीड इन फिनिशिंग द प्रोजेक्ट्स बिफोर डेडलाइन। अगर उसने शुरुआत से ही काम कर लिया होता, मेहनत कर ली होती, तो वो क्या होता, प्रोजेक्ट्स को अपने टाइम आउट होने से पहले ही, डेडलाइन होने से पहले ही कंप्लीट कर लेता। डेडलाइन सेंटेंस के अंदर क्या क्या गलत चीजें हैं। अर्लियर ही माइट हैज सक्सीड, क्या ये सही आंसर है? तो बिल्कुल तो दोस्तों बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि बिगिन जो है ना वो V1 है, जो कि गलत है। V1 नहीं होना चाहिए। पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था, हैड बिगन। नेक्स्ट देखिए, नो इम्प्रूवमेंट। तो दोस्तों मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ, नो इम्प्रूवमेंट भी इसका आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ओरिजिनल जो सेंटेंस है उसमें हैज बिगन और माइट हैड सक्सीड गलत है, ठीक है, इसलिए इम्प्रूवमेंट की इसको बहुत ज्यादा जरूरत है। नेक्स्ट देखिए, हैड बिगन अर्लियर ही माइट हैव सक्सीड। ओके, लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाई। ऑप्शन सी के अंदर टेंस भी करेक्ट यूज हो रहा है, ठीक है, पास्ट टेंस हो रहा है। वर्ब की फॉर्म्स भी सही सही यूज हो रही है, क्योंकि पास्ट की ही बात करी गई सेंटेंस के अंदर, ठीक है। और पूरे के पूरे वर्ड्स भी कंप्लीट हो रहा है, सेंटेंस स्ट्रक्चर भी कंप्लीट होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पर है। इस क्वेश्चन में आपको करेक्ट वर्ड स्पेल करना है। आपको देखने से पता चल ही रहा होगा कि ये क्या लिखा है, ये लिखा है एग्जैजरेट। तो इसका मतलब क्या होता है? एग्जैजरेट का मतलब होता है किसी भी बात को बढ़ा चढ़ाकर बताना। आप कह सकते हैं टू मेक समथिंग सीम्स लार्जर, ओके, किसी भी चीज को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बताना, चाहे वो पॉजिटिवली हो चाहे वो नेगेटिवली हो। अब देखिए कि स्पेलिंग क्या बनती है करेक्ट, खुद सोचो। आप मेरे साथ साथ पीछे पीछे बोलो, एग्स एजर एट, ठीक है। आप खुद जब बोल के लिखोगे ना, आपको ऑप्शन देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। एग्जैजरेट, एग्जैजरेट कौन से ऑप्शन में बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है? ये लिखा है ऑप्शन नंबर ए के अंदर, ओके। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है आपको, रीअरेंज करना है। जंबल सेंटेंस कर रहे हैं ना आपने बचपन में, यहाँ पे जंबल सेंटेंस की जगह जंबल लार्ज सेंटेंसेस है। देखिए, रीअरेंज द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर। आपको करेक्ट ऑर्डर में सारे पार्ट्स को अरेंज करना है। देखो स्टार्टिंग का जो सेंटेंस है वो उन्होंने दे रखा है, द इंफॉर्मेशन ग्लेन्ड, ओके, द इंफॉर्मेशन ग्लेन्ड। इसके बाद क्या आएगा? देखो आपको ऑप्शन देखने पड़ेंगे। ये ना एक्चुअली क्यू नहीं है, ये ओ है, ओके। इसको मैं ओ लिख देती हूँ। अब आप देखो कि कौन सा सही बैठेगा, आप खुद दिमाग लगाइए इसमें, खुद सोचिए, टेक योर टाइम। तो दोस्तों मैं आपको बताती हूँ फटाफट से, इसका जो आंसर बैठेगा वो ऑप्शन नंबर डी बैठेगा। क्यों? क्योंकि आप खुद सोचो, जब मैंने इसको खुद पढ़ा तो मुझे समझ आया, द इंफॉर्मेशन ग्लेन्ड, ओके, ये उनको इंफॉर्मेशन मिली, या कह सकते हो कि इकट्ठा की गई जो भी इंफॉर्मेशन है उनके पास। एस से क्या है? फ्रॉम द फॉसिल्स बोन्स अलोंग विथ ऑब्जर्वेशंस ऑफ, यानी कि जो जीवाश्म हड्डियों से और अवलोकन के साथ की जाएगी। नेक्स्ट, पी, बोथ द मूवमेंट एंड द मस्कुलेटर ऑफ, यानी कि दोनों गति और पेशी संरचना। आप खुद समझो, सोचो उसको। ओ से है लिविंग एनिमल स्पीशीज हेल्प साइंटिस्ट मॉडल, यानी जो जीवित स्पीशीज होती है वो साइंटिस्ट की हेल्प करेंगी मॉडल बनाने के लिए। लास्ट पार्ट है आर, विच इज हाउ नॉन इवन डायनासोर्स मे हैव मूव्ड, यानी कि कैसे जो डायनासोर्स थे वो कैसे चलते होंगे या रहते होंगे, ओके। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इन क्वेश्चंस की आप जितनी प्रैक्टिस करोगे ना, प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चन है, प्रैक्टिस के बिना नहीं आएंगे, इसलिए आप इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको क्या करना है, स्पेलिंग बतानी है कि करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी। ऑप्शंस देख के आपको ये तो समझ आ गया होगा कि क्या लिखा है, ये लिखा है रिदम,
है ना। रिदम का मतलब होता है ताल या लय, आप धुंडी कह सकते हो। इंग्लिश में बोलूँ तो रेगुलर पैटर्न ऑफ साउंड्स और मूवमेंट्स। ओके, अब देखिए इसकी करेक्ट स्पेलिंग क्या बनेगी। अब देखिए सबसे पहले तो आप इसको लिखना बिना ऑप्शंस को देखिए लिखना स्टार्ट करिए। रिदम, रिदम, देखो री द रिदम। अब इसको प्लस ऐड कर लीजिए। ओके, अब इसकी करेक्ट स्पेलिंग जो बनती है वो बनती है रिदम। ठीक है, देखिए कौन से ऑप्शन में लिखिए ये लिखिए ऑप्शन नंबर डी में। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर और बाकी सब स्पेलिंग्स क्या है, रॉन्ग है। अब हम देख रहे हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज चूज द वर्ड दैट मीन्स द सेम एज द गिवन वर्ड बैशफुल। बैशफुल, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बैशफुल होता क्या है। वो पर्सन जो बहुत ज्यादा शर्माता है उसको कहते हैं बैशफुल पर्सन। ओके, टेम्ड भी बोल सकते हैं, या मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, इसे बोल सकते हैं हम रिजर्व नेचर पर्सन। ओके, रिजर्व रहना। देखते हैं इसका क्या बनेगा। फर्स्ट है एक्सप्रेसिव, जो अपनी फीलिंग्स को खुल के बताता हो, तो ये तो सिनोनिम नहीं हुआ। नेक्स्ट देखिए शाय, ओके वी कैन कंसीडर शाय, बट देखते हैं आगे और भी देख लेते हैं। नेक्स्ट है ग्रेलियस। ग्रेलियस का मतलब होता है बहुत ज्यादा बातें करने वाला, वेरी टोकेटिव। ओके, या फिर बहुत ज्यादा चैटी पर्सन, तो ये भी इसको ऑपोजिट हो गया, तो ये नहीं होगा। नेक्स्ट है कावर्ड। कावर्ड मतलब होता है बहुत ज्यादा कायर पर्सन, बट भी बिल्कुल सिनोनियम नहीं हुआ, तो ये भी रॉन्ग है। बैशफुल वो पर्सन होता है जो बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं शर्मीला होता है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी बी बनेगा विच इज शाय पर्सन। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ गिवन फोर ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट द ऑल्टरनेटिव which is best expresses the meaning of the idiom phrase to cut the Gordian knot। अब आपको इस idiom का मतलब बताना है। क्या होता है इसका मतलब, सोचिए और कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए जब अगर आपको पता है तो। चलिए अब इसको करते हैं। टू कट द गॉर्डियन नॉट का मतलब होता है कि किसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड कर लेना। तो इसका ऑल्टरनेटिव क्या बनेंगे, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। फर्स्ट पॉइंट है टू मैरी। टू मैरी मतलब कि शादी कर लेना। अब इसका इस इडियम से कोई रिलेशन ही नहीं है, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम सॉल्व करने की बात की गई है, शादी की नहीं। नेक्स्ट देखिए, टू अवॉइड समबडी, किसी को इग्नोर करना, तो ये भी नहीं है। नेक्स्ट, टू सॉल्व द डिफिकल्टी, परेशानियों को सॉल्व कर देना, हाँ ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्योंकि टू कट द गॉर्डियन नॉट का मतलब होता है कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेना। तो इसके लिए बिल्कुल सही ऑल्टरनेटिव बैठता है ऑप्शन नंबर सी। ओके, फिर भी डी देख लो एक बार। टू रिन्यू अ रिलेशन, किसी रिलेशन को रिन्यू करना, ये भी बिल्कुल गलत आंसर है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इसी क्वेश्चन के साथ आज की वीडियो एंड होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टाटा बाय बाय।